ओके, सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ऑसम, वी आर ऑन क्लाउड 9। क्या बोलने का? वी आर ऑन क्लाउड 9, राइट? सो वी आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश है। ठीक है, यस। सो आज जैसे मैंने आपको बोला था, फर्स्ट लेट मी जस्ट विश यू विद माय लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू माय live streaming students also. I hope the audio video everything is good and you do not have any problem, so we can start with the lecture. Okay, yes, so आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। एंड हियर we'll, as I told you yesterday, हम क्या करेंगे, थोड़े से इडियम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन सीख लेंगे। तो कल आई थिंक कम्युनिकेशन का चैप्टर, आज नहीं, कल हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट ओके? यस, चलो। सो आर यू ऑल चार्ज्ड अप, ऑल एक्साइटेड टू लर्न सम इडियम्स नाउ? यस। आखिरी इडियम हमने किस पॉइंट तक पढ़ा था? कौन सा वाला? नरेंद्र मोदी इज बोल्ड था क्या? 1 second, रीस्टार्ट इट अगेन। Yeah. So which point did you first study here? Was last one. ये यंगर ब्रदर नहीं किया ना हमने? ठीक है, तो कुछ मुहावरे और कुछ इडियम्स कर लेते, चलेगा? यस, लेट्स स्टार्ट। तो आपकी इडियम्स के नोटबुक में अलग सेक्शन है, आपके नोटबुक में इडियम्स के लिए अलग सेक्शन है, वहां पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपके नंबरिंग और मेरा नंबरिंग शायद मैच नहीं होगा। ओके, यस। सो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर the younger son is the black sheep in the family. The younger son, लिखो, the younger son is the black sheep in the family. करेक्ट? इसमें ईडियम क्या है? ब्लैक शीप। द यंगर सन इज द ब्लैक शीप इन द फैमिली। इसमें ईडियम है ब्लैक शीप और इसका मीनिंग है ऑड वन इन द फैमिली। ऑड वन इन द फैमिली। अच्छा, ये अच्छी बात हो रही है, बुरी बात हो रही है? बुरी बात हो रही है। आई एम द ऑड वन आउट। नहीं नहीं, यहाँ तारीफ नहीं हो रही है। ये जो मुहावरा है, इट्स अ नेगेटिव मीनिंग वाला मुहावरा, माने अच्छे सेंस में नहीं बोल रहे, आपकी तारीफ नहीं हो रही है। ठीक है, तो द यंगर सन इज द ब्लैक शीप इन द फैमिली। ऐसा हो सकता है कि सब लोगों ने बहुत ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है और ये स्कूल ड्रॉप आउट है। सो आई कैन से दैट द यंगर सन इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। मीन्स ऑड वन आउट, मतलब अच्छे सेंस में या बुरे सेंस में? बुरे सेंस में। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। नहीं तो ऐसा नहीं, कोई भी मुहावरा किधर भी यूज कर लिया, ही इज द ब्लैक शीप। ब्लैक, अच्छा ब्लैक शीप ये कहाँ से आता है? जनरली जो शीप होते हैं वो उनका वुल यूज किया जाता है कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। व्हाइट शीप कॉमन होता है। व्हाइट शीप का वुल ज्यादा बिकता भी है क्योंकि उसके ऊपर कलर का कोई भी डाई करना आसान हो जाता है। ब्लैक वुल को ऐसा करना मुश्किल होता है। एंड अगर सारी शीप ब्लैक वाइट है तो उसमें एक आधी ब्लैक निकलती है। सो दैट्स द ऑड वन आउट। इसका ओरिजिन वैसा हुआ है, इसलिए इस मुहावरे का ओरिजिन कैसा हुआ है? ब्लैक शीप। ब्लैक शीप, जनरली शीप क्या होती है? वाइट, उसका वुल बिकता भी है और यूज भी ज्यादा होता है ब्लैक वुल के कंपैरिजन में। ठीक है, सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो द यंगर सन इज द ब्लैक शीप इन द फैमिली, सो ही इज द ऑड वन आउट। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू दीज 3। मैं पढ़ती हूँ और फिर आप लिख लीजिए। पहला, डू नॉट एक्सपेक्ट लाइफ टू बी अ बेड ऑफ रोजेस। डू नॉट एक्सपेक्ट लाइफ टू बी वॉट? अ बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस मतलब सब आराम से अच्छा ही चलेगा। कल ही मैंने आपको बोला कि ऐसा मत समझना कि बस ये हो गया तो लाइफ आसान है, ऐसा कुछ नहीं। लाइफ इज नेवर गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेस। रोजेस के साथ थॉर्न्स भी आने ही वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझना, लाइफ इज नेवर, डू नॉट एक्सपेक्ट लाइफ टू बी अ बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस मीन्स कंफर्टेबल लाइफ विद लग्जरीज, आराम से एकदम कंफर्टेबल लाइफ चल रहा है। ठीक है, अच्छा ये इडियम्स में जनरली आपको मीनिंग लिखने के लिए कम,
ऑप्शन दिए जाते हैं एमसीक्यूज, उसमें से चूज करना पड़ता है. सो यू कैन फाइंड वट एवर इज द क्लोजेस्ट टू योर ईडियम, जो एकदम सबसे क्लोजेस्ट वाला ऑप्शन होगा वो चूज कर लेना. ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है. कैन देयर बी सम चेंजेस? यस, बट जनरली दे गिव यू 4 ऑप्शंस. ईडियम दिया जाएगा, बोलेंगे इस ईडियम का मीनिंग क्या है, तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको ईडियम चूज करना पड़ेगा. इज दैट ओके? यस. सो ये एक हो गया बेड ऑफ रोजेस. मैं 3 एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप तीनों एक साथ लिखना. पब्लिक बीट द थीफ ब्लैक एंड ब्लू. ब्लैक एंड ब्लू मतलब बहुत मारना, मार पिटाई करना, बहुत मारना. आपको पता है अगर आपको कुछ लग जाता है तो ऐसे काला नीला नहीं हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है आपका. ब्लैक एंड ब्लू, सो ब्लैक एंड ब्लू. सो द पब्लिक बीट द थीफ ब्लैक एंड ब्लू मतलब एकदम बहुत बुराई से उसकी पिटाई कर दी. समझ में आ गया? बीट ब्लैक एंड ब्लू. उसके बाद माई फ्रेंड हैज द हैबिट. माई फ्रेंड, यस, मेरी रिवीजन से आज पूरा टेक्स्ट प्रिपेयर कर दिया शशांक. गुड, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट. द पेपर्स टुडे एट 2 o'clock, राइट? यस. सो आज टैक्स का पेपर है ना टुडे? यस, इंटर ग्रुप 1 टैक्स इज द 4th पेपर. सो आज आखिरी है ग्रुप 1 का, फिर ग्रुप 2 स्टार्ट हो जाएगा. ऐसा है. ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट टू यू. फ्रेंड, ओके, द फ्रेंड हैज द हैबिट ऑफ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट. ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट मतलब खुद की तारीफ करना. ठीक है. अच्छा, इसलिए आज मैं ना क्लास पूरा 1 घंटा नहीं लूंगी, बिकॉज कभी कभी एग्जाम के पहले देयर सम क्वेरी सॉल्विंग दैट आई हैव टू डू, स्टूडेंट्स कॉल और टॉक. सो मे बी आई मे नॉट टेक द कंप्लीट 1 hour टुडे, मे लीव यू लिटिल अर्ली. लिटिल मीन्स 10-15 minutes, नॉट ऐसा लिटिल अर्ली मीन्स नॉट मच, अ लिटिल अर्ली आई लीव यू. ठीक है. यस. तो द फ्रेंड हैज द हैबिट ऑफ ब्लोइंग ए ब्लैक शीप. अगेन क्या रिपीट करूं ज्योति? ब्लैक शीप मीन्स द ऑड वन आउट. क्या हम अच्छे सेंस में बोल रहे हैं या बुरे सेंस में बोल रहे हैं? बुरे सेंस में बोल रहे हैं. क्या हम तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं. ब्लैक शीप इज ऑड वन आउट मतलब सब लोग काफी पढ़े लिखे हैं, ये एक ही है जिसने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया, ये स्कूल ड्रॉप आउट भी है, तो ही बिकम्स द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. इज दैट ओके? यस. द पब्लिक बीट द थीफ ब्लैक एंड ब्लू. बीट ब्लैक एंड ब्लू हो गया. माई फ्रेंड हैज द हैबिट ऑफ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट. यस. ज्योति मैंने रिपीट कर दिया, थम्स अप दे देने का फिर. ठीक है. हाँ, क्वेरी सॉल्व होने के बाद यू हैव टू गिव मी अ थम्स अप. ब्लोइंग, ओके, ब्लोइंग वंस ट्रम्पेट क्या बोल रही हूँ मैं? क्या करने का? खुद की तारीफ करना. अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है. आप खुद का थोड़ा तारीफ करो, ठीक है, बार बार अपने बारे में बोल रहे हो तो ये सही नहीं है. इसका आपको आपके लैंग्वेज में कोई मुहावरा पता है? ब्लोइंग वंस ट्रम्पेट, हिंदी मराठी में किसी को कुछ पता है क्या? हाँ, बिल्कुल सही. तो अपने मुंह मुंह क्या? मियाँ मिट्ठू बनना मतलब खुद की तारीफ करना. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. सो इट्स लाइक ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस. तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस 3? यस. सो नाउ नोट डाउन दिस 3, देन आई विल टेल यू द नेक्स्ट 3. मुहावरा जो मैंने हाईलाइट या अंडरलाइन किया होगा, आपको भी अंडरलाइन या हाईलाइट अंडरलाइन करना है. ठीक है. ईडियम्स की लिस्ट में लिखना है. यस, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, करेक्ट. ओके. You are writing 12, 13 and 14. आई विल टेक, कुणाल, आई विल टेक अ रिविजन लेक्चर. मैं 1-2 दिन में डेट अनाउंस कर दूंगी.
हो गया? ये मुहावरे हैं, इनकी मीनिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट मीनिंग से समझ में नहीं आता, मुहावरों को हिडन मीनिंग होती है। तो आपको आपकी भाषा में जो भी मुहावरे होंगे आप देख लेना, वो मीनिंग आपको नहीं पता है, आपको लर्न करना पड़ता है। हिंदी में भी मुहावरे आपने लर्न किए होंगे, तो हर भाषा में मुहावरे होते हैं, पढ़ के मीनिंग नहीं समझ में आती, इसलिए मैंने मीनिंग लिख के दी है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थर्ड वन? 13th one, some students asking, the public beat the thief black and blue. बेटा black and blue का मीनिंग है to beat very badly, बहुत पिटाई करना। अरे यार ये सब बच्चे आज आने वाले हैं। अनुज, ऑल द बेस्ट फॉर योर टैक्स पेपर। यस, सो जिनको 13th में क्वेरी थी आपने सुन लिया। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब है टू बीट वेरी बैडली, टू बीट वेरी badly. Is that okay? Sure. My friend has the habit of blowing his own trumpet. What is the meaning of blowing his own trumpet? To praise oneself. Is that okay? Now next 15, 16, 17. ये तीन करते हैं, करें 15, 16, 17. The next three will do. ठीक है, तो 15, 16, 17 पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ नीड, किथ एंड किन। क्या? किथ एंड किन। जो भी आपको मुहावरा है उसका नीचे मीनिंग दिया हुआ है। जो भी ईडियम है द मीनिंग इज गिवन। ईडियम्स की मीनिंग उन शब्दों को पढ़ के समझ में नहीं आती, इनकी हिडन मीनिंग होती है। समझ में आ गया क्या? यस। तो आपकी भाषा का कोई आप बोलिए तो मुहावरा, एक दो तीन कॉमन जो मुहावरे है बोलिए। हाथी तिथे अति, ओ मराठी में बोल रहा है ये। हाँ, अति तिथे माती। तो मतलब आप ज्यादा करने जा रहे हो और वहां पे गड़बड़ हो गई, ऐसा। तो जैसे आपके जो मुहावरे हैं आपको लर्न ही करने पड़ते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको जो है एग्जैक्ट उसकी मीनिंग ऐसे नहीं होती है। तो जैसे हम बोलते कि आ बैल मुझे मार, मतलब यार तूने खुद ही ये तेरे लिए मुश्किल बुला ली, है ना। तो जैसे अगर किसी बोले हाँ मैम कल ही टेस्ट ले लो, और फिर कल मैंने टेस्ट रखा और तुम बोलते क्या यार मेरी पढ़ाई नहीं हुई, तो तेरा दोस्त बोलेगा ये तो ये आ बैल मुझे मार हो गया। मतलब तुम खुद ही टेस्ट टेस्ट चिल्ला रहे थे और अभी टेस्ट आ गया तो तुम बोल रहे आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। तो यहाँ ना तो कोई बैल है ना तो कोई तुम्हें मारने आ रहा है, ये एक मुहावरा है, इसकी मीनिंग आपको लर्न करनी है। ठीक है क्या? यस, सो प्लीज नोट डाउन। यस रोहन, विश यू ऑल द बेस्ट। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ, नहीं आई विल एक्सप्लेन, वेट वेट वेट, मैं तीनों एक्सप्लेन करती हूँ फिर एक साथ लिखना। हाँ, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ किथ एंड किन आर, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नीड द ओनली किथ एंड किन आर द वन हु हेल्प, मतलब फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सब ऐसे नहीं है कि आपको जैसे कोविड था, मुश्किल का समय था, या आपका जॉब चला गया, सैलरी आपको नहीं थी, तो आपको किसने हेल्प किया? एकदम क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने। बाकी के बहुत सारे आपके दोस्त है जो आपके जेन्युइन दोस्त नहीं है। सो व्हेन यू आर इन टाइम ऑफ नीड, कुछ इमरजेंसी है, मुश्किल में आप जब पड़ जाते हो तो आपको कौन मदद कर रहा है? आपका फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, द क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो किथ एंड किन, क्या मतलब है इस मुहावरे का? किथ एंड किन का मतलब है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, करेक्ट। आपलेच कामात येतात। अच्छा ठीक है, मराठी में भी ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर। यस, all right, next one I'll explain you first. The only I have only one true friend, the rest are all fair weather friend. What is the meaning of fair weather? अच्छा मौसम, मतलब बुरे मौसम में ये दोस्त नहीं थे मेरे। जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था इन्होंने साथ नहीं दिया। एक ही दोस्त है, ओके, एक ही दोस्त है जो मेरा ट्रू फ्रेंड है, बाकी के सब
आर फेयर वेदर मतलब वो सिर्फ अच्छे समय में आते हैं, फेयर वेदर मतलब अच्छा मौसम, तो फेयर अच्छे समय पे आते और बुरे वक्त पे काम नहीं आते, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स ओनली ड्यूरिंग योर गुड टाइम्स, सो अ फ्रेंड ओनली इन गुड टाइम्स, क्या ये सही है क्या? नहीं। फ्रेंडशिप कैसा होना चाहिए? आपके फ्रेंड का डाउन और बैड अप एंड डाउन फेस चल रहा हो, अच्छा समय हो या बुरा समय हो, आपने हेल्प करना चाहिए। The manager does not want his team members to beat around the bush. He wants results. To beat around the bush is divert from the main topic. आप बोलते हो ना, अरे यार सीधे मुद्दे पे आ जाओ, यहाँ वहां की बातें मत करो, डाइवर्ट मत करो, हाँ घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे पॉइंट पे आ जाओ। सो डोंट बीट अराउंड द बुश। डू यू अंडरस्टैंड? बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है डाइवर्ट फ्रॉम द मेन टॉपिक। इज दैट ओके? यस, नोट इट डाउन। तो हम इसलिए ये थोड़े थोड़े करते तो रोज हमको थोड़ा लर्निंग में फिर हेल्प हो जाता है। क्या लिख रहे हो आप? 15, 16 एंड 17। किसको 14th वन चाहिए? 14th में क्या है? मीनिंग दिया है ना, फ्रेंड हैज द हैबिट ऑफ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट मतलब खुद की तारीफ करना, खुद की तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, बार बार अपनी तारीफ करना। ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब है टू प्रेज वन सेल्फ, खुद की बहुत तारीफ करना। इज दैट ओके? हो गया? लिख रहे हो? लिखो। फिनिश राइटिंग? क्लास टाइमिंग इज 11:30 to 12:30। डन है क्या? पक्का? ओके ना, 18th एक आखिरी वाला करके स्टॉप करते चलेगा, फिर कम्युनिकेशन का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। इज दैट ओके? यस, 18th इज नाउ द बॉल इज इन हिज कोर्ट। द बॉल इन हिज इज इन हिज कोर्ट का मतलब होता है इट इज योर टर्न टू डिसाइड। नाउ आई टेल यू, तुम लोग जाके इंटरव्यू देके आए दो कंपनीज में, दोनों से तुमको कॉल आ गया एकदम मस्त, तुम कहाँ कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए, बोथ द प्लेसेस यू गॉट सिलेक्टेड,
दोनों से आपको कॉल आ गया कि आप यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, कम टू डिस्कस योर सैलरी एंड लेट अस नो योर ज्वाइनिंग डेट. नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, द डिसीजन इज योर्स. कंपनी में ए में जाना है या कंपनी बी में जाना है. द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब इट इज योर टर्न टू मेक अ मूव. यू हैव टू नाउ डिसाइड. ठीक है, ऑब्वियसली टेनिस की गेम से ही आया है, या बॉल जिसकी कोर्ट में वही अगला मूव करेगा ना, करेक्ट ना. अगर द बॉल इज ऑन माई साइड ऑफ द कोर्ट, आई विल मेक द मूव. द बॉल इज ऑन द अदर प्लेयर्स कोर्ट, द अदर प्लेयर हैज टू मेक अ मूव. तो द बॉल जिसकी कोर्ट में है वो मूव करेगा. सो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है, सागर प्लीज, इट्स गिवन. ओके वेट, फर्स्ट लेट्स डू दिस. नाउ द बॉल इज इन हिज कोर्ट, द बॉल इज इन हिज कोर्ट का मतलब इट इज योर चांस और योर टर्न टू मेक अ मूव. सो योर chance or your turn to decide. You have to decide, or you can also write you have to decide. लिखा? लिखो, ये 18th वन लिखो. 17th रिपीट करना है. क्या आपको नहीं समझा बेटा? सागर एंड अजय, 17th में आपको क्या डाउट है बोलोगे? To beat around the bush means divert from the मेन टॉपिक. डाइवर्ट करना मतलब डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन टॉपिक, मूव अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक. क्या डाउट है तुम्हारा इसमें? मूव अवे फ्रॉम मेन टॉपिक. मूव अवे फ्रॉम मेन टॉपिक. करेक्ट? आ गया क्या यहां तक आप? Now the ball is in his court. The ball in his court मतलब it is his chance to decide. He has to take a next move. उसको अभी डिसाइड करना है कंपनी ए में जाना है या कंपनी बी में जाना है. ठीक है क्या? कोई प्रॉब्लम? यस, जिनको 17 में डाउट था क्लियर हो गया? गिव मी अ थम्स अप. अब कम्युनिकेशन से स्टार्ट करें क्या? हे पीयूष, कैसा एग्जाम्पल दे रहा है? अमन गॉट प्रपोजल फ्रॉम 2 गर्ल्स, नाउ द बॉल इज इन हिज कोर्ट. तू सीए करने को आया है ना? क्या क्या प्लान क्या है तेरा? ओके, इज दिस ओके? या, सो लेट्स मूव अहेड. We'll do what now? Communication topic. आज हम करेंगे बैरियर्स. आज हम करेंगे बैरियर्स. बैरियर्स का मीनिंग हेडलाइंस में लिख के लेंगे. बैरियर्स का मीनिंग कहां लिख के लेंगे? हेडलाइंस में. ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम, चलो नोट इट डाउन. बैरियर का मतलब होता है ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम. बैरियर का मतलब होता है ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम. ठीक है क्या? यस, ऐसा जरूरी नहीं है. नहीं, कोई पूछ रहा है मैम क्या यही ईडीएम एग्जाम में आएंगे? नो, ये आएंगे या कोई और आएंगे. मतलब ये मॉड्यूल ने दिए गए लिस्ट है वो मैं आपको करवा रही हूँ. देन कितने आएंगे और कितना पढ़ना चाहिए? स्टूडेंट्स, देयर इज अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. क्या बोल रही हूँ मैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. मैम ये कितने हम मुहावरे जो मॉड्यूल में वो तो पढ़ लो. एट द मोस्ट हम पास्ट एग्जाम पेपर से, एमटीपी आरटीपी से कुछ पढ़ सकते हो आप. लेकिन बाहर से मैम हम ईडियम्स का बुक खरीद के ईडियम्स पढ़ेंगे. अपन ग्रामर या इंग्लिश में पीएचडी करने के लिए नहीं आए. डोंट फॉरगेट योर मेन मुद्दा. आपका मेन मुद्दा सीए कोर्स है. तो यहाँ पे जो जितना बीसीआर है ये आया तो एक आध मार्क के लिए आता है. इफ योर लैंग्वेज इज गुड एंड आपको पता है, कभी कभी ना आप वो मुहावरा पढ़ के भी एक सेंस भी लगा सकते हो कि बोलना क्या चाह रहे हैं.
तो उसके बेसिस पे अगर कोई आपको पता नहीं है ऐसा मुहावरा आ जाता है तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं मैम मुझे इसमें भी बेस्ट करना है, तो यू कैन रेफर इन नंबर ऑफ ग्रामर बुक्स एंड यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर, बट अगेन हाउ मच टाइम टू स्पेंड ऑन दिस टॉपिक इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। इससे अच्छा अगर आप कम्युनिकेशन का चैप्टर अच्छे से कर लोगे तो उधर कंफर्म मार्क्स आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज राइटिंग करोगे तो वहां अच्छे से मार्क्स आएंगे। क्या यहाँ हमारा वोकैब बढ़ तो रहा है? आंट वी लर्निंग न्यू वर्ड्स एवरी डे? सीख रहे कि नहीं? और हम कुछ नए शब्द जो सीख रहे हैं वो हेडलाइंस में लिख के भी ले रहे हैं। तो यहाँ हमारा क्या है कि हम लोग वो कैप तो बढ़ा ही रहे, जनरल इंग्लिश हमारा हो ही जाएगा अच्छा ऑटोमेटिकली, और कैसे लिखना चाहिए, क्या रूल्स होते हैं लिखने के लिए, कम्युनिकेशन कंसाइज प्रिसाइज लेंदी नहीं होना चाहिए, ये भी सीख रहे हैं। तो इट्स मोर देन इनफ। और कितना वो इडियम्स और ग्रामर में थोड़ी अपने को पीएचडी करने का है कि उधर ही जाके नहीं नहीं मैम मुझे सारे मुहावरे लर्न करने के। नहीं बेटा, यू हैव टू डू। कितना लर्न करोगे और कितने बेनिफिट मिलेगा, कितना कॉस्ट बेनिफिट, मतलब हाउ मच टाइम विल यू गिव एंड व्हाट इज द रिजल्ट दैट यू विल गेट, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि फाइनली रिजल्ट में एग्जाम में क्लियर हो गए तो अगले लेवल पे जाओगे। समझ में आता है आपको? यस, ऑल राइट। सो आगे जाएंगे, बैरियर्स। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग नाउ, नो मोर क्वेश्चन, कीप राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग एंड ओपन योर which part of the book you're writing? The main part, the main part में लिख रहे हो। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, ये तुम बताओ ना क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है कम्युनिकेशन में, क्या क्या बैरियर्स आते हैं। इस पे आपको 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक एक बैरियर पूछ के। हाँ, मीडियम का प्रॉब्लम। यहाँ देखो कितने बैरियर्स दिए, वी हैव 9 बैरियर्स। कितने बैरियर्स दिए अपने को? 9। So we have 9 barriers and we have to understand these 9 barriers. So either आपको पूछे जाएंगे write 3 or 4 barriers in communication, तो आप कोई भी 3-4 लिख सकते हो, या आपको बोला जाएगा एक बैरियर का नाम दिया जाएगा फिजिकल बैरियर एंड यू विल हैव टू एक्सप्लेन दैट, देन यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर दैट। सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कम्युनिकेशन पे, टाइप ऑफ नेटवर्क, कैरेक्टरिस्टिक पे, एक्सप्लेन 2 characteristics of communication. So you can explain concise, you can explain complete, emotional awareness, focus, attention, आपको जो याद आ रहा है आप explain कर सकते हो। Is that okay? Yes. Communication पे जितना टाइम दोगे उतना रिजल्ट भी मिलेगा, उतने मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। फिजिकल बैरियर, तो पहला बैरियर लिखते हैं, लिखो फिजिकल। आपको पता है बैरियर लिखोगे और उसको क्या बनाओगे? एक बॉक्स। Yes. Now, these are the result of our, now don't write anything, wait, just write down barriers in communication. Heading दे दो, barriers in communication. पहला barrier जो पढ़ा रही हूँ वो क्या है? Physical. ये एक ही टॉपिक है, वो theoretical है, उसके बाद थ्योरी नहीं है, ऐसा थ्योरी नहीं है। लेटर राइटिंग के रूल्स पढ़ेंगे और एक्चुअली लेटर राइटिंग करेंगे, ईमेल राइटिंग के रूल्स पढ़ेंगे वो करेंगे, या कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सो देन इट्स इजी। दिस इज ओनली वन टॉपिक जहां पे आपको लर्निंग करना है, ठीक है। यस, सो नाउ फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर इज अ रिजल्ट ऑफ आवर सराउंडिंग्स, नॉइज, टेक्निकल डिस्टर्बेंस, आउटडेटेड इक्विपमेंट, distant location, office doors, separate areas for people of different areas, large office spaces, old technology, lack of appropriate infrastructure can have a problem. Now, हम यहाँ क्लास कर रहे हैं और यहाँ कहीं किसी का शादी का प्रोसेशन चल रहा है, that's disturbing. बहुत बैंड है, म्यूजिक है, साउंड है, इट्स अ एक्सटर्नल, हमारी सराउंडिंग की वजह से जो नॉइस है। कभी कभी आज आप सोचो ना हम क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इधर मैं क्लास यहाँ पूना से, आप लोग प्रेस्टीज पॉइंट पे हो, बट वी हैव स्टूडेंट्स अक्रॉस होल इंडिया who will be watching us right now on YouTube and later on a app. So what technology we have? Great. Sometimes the technology doesn't work. Some companies may use outdated technology. The equipments may not be good enough. तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है. So there can be a problem. So पहला physical barrier में noise
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? नॉइज, मतलब आपके सराउंडिंग की वजह से जो तकलीफ हो रही है, नॉइज, दरवाजा बार बार ओपन बंद होना, ऑफिस में एक ही कॉमन एरिया, सब लोग उधर बैठे, सेल्स डिपार्टमेंट भी उधर है, टेक्निकल भी उधर है, दूसरा डिपार्टमेंट भी उधर है, एक कस्टमर से बात कर रहा है, एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहा है, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, करेक्ट? सो too many people in one area in the office, noise, equipment is not good, external surroundings की वजह से जो disturbance आ रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन? फिजिकल बैरियर। क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल बैरियर। पहला बैरियर कुठला? फिजिकल बैरियर। कौन सा है पहला बैरियर? फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में इट इज अ रिजल्ट ऑफ सराउंडिंग, ऐसा लिखो, इट इज अ रिजल्ट ऑफ सराउंडिंग, it is a result of surrounding. It is a result of surrounding. क्या है सराउंडिंग में? नॉइज, टेक्निकल डिस्टर्बेंस, नॉइज, टेक्निकल डिस्टर्बेंस। आइडियली ना मैं आपको बोलूं क्या, टेक्नोलॉजी का और एक पॉइंट है और होना भी चाहिए, टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। आज अगर वाईफाई नहीं चला, विल देयर बी अ बैरियर इन अ कम्युनिकेशन टुडे? यस। मैं बोलूंगी आज इंटरनेट नहीं चल रहा तो आज लेक्चर नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे देख नहीं पाएंगे। इंटरनेट नहीं होगा तो यूट्यूब पे भी मैं स्ट्रीमिंग नहीं कर पाऊंगी। बाय द वे, ऐसा जेन्युइनली कभी कभी हो सकता है। वी डोंट ओन दैट वाईफाई कंपनी, समटाइम्स इट कैन हैपन। आपकी ओर से कभी इंटरनेट नहीं चलेगा, कभी हमारी ओर से नहीं चलेगा, तो बैकअप वगैरह की फैसिलिटी होती है। मैं बोल रही हूँ कि ऐसा जेन्युइनली हो सकता है। ओके, यस। सो फर्स्ट बैरियर हमने क्या देखा? फिजिकल। आपने क्या लिखा फिजिकल में, बताओगे? इट इज अ रिजल्ट ऑफ आर सराउंडिंग। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, नॉइज, टेक्निकल डिस्टर्बेंस एंड इनएप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? सुविधाएं, फैसिलिटीज बराबर नहीं है, इनएप्रोप्रिएट, या इनएप्रोप्रिएट की जगह पे आप बोल सकते हैं नॉट अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएप्रोप्रिएट सही नहीं है, इनएप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, करेक्ट? या जैसे कि आज यहाँ पे मैं क्लास ले रही हूँ, माइक सिस्टम बंद पड़ गया, माइक काम नहीं कर रहा है, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी फिर, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? ये डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, फिर लेक्चर आज की जगह कल हो जाएगा। ये बैरियर आ गया, कम्युनिकेशन होते होते कुछ मुश्किलें आ गई, प्रॉब्लम्स आ गए, ठीक है? अगला, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। मत जा, ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रक्चर सही में नहीं बनाया। ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी कि बहुत सारे एम्प्लॉयज है और सिर्फ एक को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, उन्होंने व्हील एंड स्पोक मेथड यूज कर लिया, तो स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं है। सब ए से बात करेंगे, या मुझे पता ही नहीं है, मैं आज कंपनी ज्वाइन करी हूं, मैंने कंपनी आज ज्वाइन किया है, मुझे पता ही नहीं किसको जाके रिपोर्टिंग करना है, या मुझे मेरे किसी क्लाइंट ने कंप्लेंट दिया है कि ये आपकी वाईफाई में प्रॉब्लम आ रही है, कैन यू रेक्टिफाई दिस, बट आई डोंट नो टू विथ whom I can discuss this. My boss is always traveling. I don't have access. I don't have, ऐसा नहीं है कि हमारी once in a week बात हो रही है, तो हाउ कैन आई कम्युनिकेट? सो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अगर सही नहीं है तो भी कम्युनिकेशन में बैरियर्स, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो द नेक्स्ट बैरियर, लेट्स रीड इट फर्स्ट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर. Communication problems occur when the systems or structures in the organization are not clear. If the chain of command is unclear, a person may not know whom to contact. Inappropriate information, transmission system, lack of supervision, unclear role leads to confusion and inefficiency. So, my boss has been traveling for 2 months for some project, important work. बट मीन वाइल ही शुड गो एंड टेल ना, इन माई एब्सेंस एक और मिस्टर वाई से तुम बात करना, कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो वो डिसीजन ले लेंगे। कोई तो चाहिए कि नहीं? मेरे पास तो पावर नहीं है डिसीजन लेने का, लेकिन अर्जेंसी आ गई है, 2 महीने तो वो है ही नहीं, तो क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया कम्युनिकेशन का। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नॉट क्लियर, योर रोल इज नॉट क्लियर, यू डोंट नो whom to communicate, the system and process is not proper, it will lead to problems in communication. Is that okay? झेपता है तुमको? इजी है ना ये?
हाँ चलो लिखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। क्या लिख रहे हैं अपन? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। क्या है इसमें? स्ट्रक्चर और प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन नॉट क्लियर, ऐसा लिखो। देखो मैं लिखती हूं, स्ट्रक्चर और क्या, और प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन is not clear. Structure or process in the organization is not clear. Is that okay? तो कोई स्ट्रक्चर या प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर नहीं है तो इट कैन लीड टू कंफ्यूजन। इट कैन लीड टू कंफ्यूजन। इधर और क्या क्या प्रॉब्लम्स है? यू डोंट नो योर एग्जैक्ट, सी यहाँ पे हम पूरा डिटेल में नहीं लिख रहे, पूरा डिटेल में नोट्स में है, एक रफ या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, उसको आपको फिर क्या करना पड़ेगा? एलैबोरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बैरियर, लैंग्वेज। ये बहुत कॉमन होता है, आप कहीं घूमने जाते हैं, अगर आप साउथ इंडिया में गए तो प्रॉब्लम आता है, उधर के लोगों को हिंदी नहीं आती है। तो अगर आपका एक ब्रांच साउथ में है और आप वहां जाते हो तो सारे एम्प्लॉयज जो है उसी साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं, या उनकी जो लैंग्वेज है वो अलग है और हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। देयर कैन, और यू आर गोइंग फॉर अ प्रोजेक्ट इन जर्मनी, देन यू मे हैव अ लैंग्वेज बैरियर, है ना। सिंपल एक रिक्शा या आपने टैक्सी करी, उसको कहाँ लेके जाना है वो भी हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बहुत सिंपल सी चीजों में भी दिक्कत आ जाती है ना। और इफ यू ऑल आर फ्रॉम ऑल डिफरेंट स्टेट्स, इवन हमारे आपस में भी थोड़ा सा लैंग्वेज की वजह से बैरियर हो सकता है, ठीक है। सो देयर कैन बी अ बैरियर और अ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेटिंग इजीली, मतलब इतना अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होगा अगर हमारी लैंग्वेज सेम नहीं है तो, ठीक है। सो देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर, देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज कैन क्रिएट ऑब्स्टिकल्स in communication. Literally people from different regions and different countries may interpret the same words differently. Interpretation तो अलग होगा ही होगा, कुछ तो हम पहले, तो मुझे लग रहा है हम बेसिक बात भी नहीं कर पाएंगे, और बात करने के बाद भी आप क्या बोलना चाह रहे हो और वो क्या समझ रहे हो उसमें भी डिफरेंस होगा, ठीक है। पॉसिबल है ना? समझ में आ रहा है? पहला क्या बैरियर था? मैम बाहर से बहुत आवाज आ रही है, दिस इज व्हाट फिजिकल, दिस इज फिजिकल। मैम मुझे ऑफिस में मैं किसको जाके रिपोर्टिंग करूं पता नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टम सही नहीं बनाए, ठीक है। और अब तीसरा क्या है? लैंग्वेज बैरियर। सो राइट डाउन लैंग्वेज बैरियर, तीसरा लिखिए लैंग्वेज बैरियर। नहीं, ये एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे डिटेल में लिखना है, 2 मार्क्स के लिए आएगा। अंजलि अभी कुछ भी? हाँ मैम मेरे बगल में बैंड बज रहा है, मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके ठीक है, आगे लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स में लिखा हमने इन कम्युनिकेटिंग, ओके। लैंग्वेज बैरियर में आप लिख सकते हो पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट कंट्रीज, लिखो पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट कंट्रीज। People from different regions and different countries may find it, दिव्येश वेट आई विल टेल यू क्या कितने मार्क्स का है, पेपर एनालिसिस भी मैं दिखाऊंगी तुमको, तो तब समझ में आ जाएगा। पहले थोड़ा पढ़ाई करते हैं, थोड़े चैप्टर्स जान लोगे तो तब मैं आपको पेपर एनालिसिस दिखाऊंगी। वैसे फर्स्ट डे पे दिखाया भी था आपको, बट फिर भी आई विल शो यू इन डिटेल, ठीक है। क्या बोला मैंने? पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड कंट्रीज में, क्या बोला? हाँ, मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट
may find it difficult to communicate due to language barrier, may find it difficult to communicate due to language barrier, may find it difficult to communicate due to language barrier and different interpretations, मैं यहाँ लिखती हूँ, and different interpretations of the words. हाँ 2 to 3 लाइन्स इज इनफ, यहाँ मॉड्यूल में जितना है उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है. और डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वर्ड. इसीलिए इवन पता है क्या, अगर आप डिफिकल्ट वर्ड्स भी यूज करोगे तो वो लैंग्वेज का बैरियर हो गया. मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको इंस्ट्रक्शंस देके गई तो आप बोलते हो मैम बोलना क्या चाह रही है, मतलब लैंग्वेज सही नहीं. इसीलिए बोला जाता है एवरीथिंग कम्स बैक टू दैट ओनली, यूज सिंपल लैंग्वेज, यूज सिंपल लैंग्वेज. सो फाइनली इसमें भी बोला गया है इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज क्लियर, सिंपल, इजीली अंडरस्टूड लैंग्वेज इन योर ऑफिशियल कम्युनिकेशन. शो ऑफ करने की कोशिश मत करो, सिंपल लैंग्वेज यूज करो. समझ में आ रहा है क्या? पक्का. कल्चरल बैरियर क्या हो सकता है? कल्चरल बैरियर लिखो, कल्चरल बैरियर. हो गया. और 2-3 बैरियर्स, एक आध 2 बैरियर और करती हूँ, फिर आई टोल्ड यू आई लीव यू लिटिल अर्ली टुडे ना. वैसे आनंद सर कितने बजे आते हैं? 12:30. ठीक है. अब कल्चरल, simple language to write your answers. Use simple language to write your answers. Yes. Cultural barrier. Now, do you know culture also may be different. नोट्स के बारे में पता चलेगा. इधर फेस टू फेस बच्चों को भी नहीं मिले ना अभी. तुमको भी मिलेंगे यार, रुक जाओ मैं कंफर्म करती हूँ. आई थिंक तुम्हारा डिस्पैच हो गया, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग का डिस्पैच हो गया है. ओके. कल्चरल बैरियर. कल्चरल बैरियर मतलब कैसा होता है पता है? हर कल्चर में अलग अलग तरीका होता है काम करने का. नाउ यूएस में बी दे विल नॉट वर्क ऑन वीकेंड्स. सो इफ यू गो टू यूएसए एंड यू टेल योर बॉस देयर एंड यू विल टेल द स्टाफ कल आना है, they will feel very offended and they will feel very hurt कि अरे he is calling me and asking me to work on Saturday, this is so unfair, I need to spend time with my family, I need to have a good personal life also. इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है. तुम सैटरडे संडे रात को 12 बजे तक काम करने को तुमको करना पड़ता है. वी हैव दैट कल्चर है हमारा कि नहीं, काम है तो हमें करना है और फिनिश करना है. सो ये कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं. सो whenever you know people go to different countries ना, उनको ब्रीफ किया जाता है कि आपने कैसे वहाँ का कल्चर क्या होता है ना. जर्मन्स वेयर दे मीट यू फॉर ओवर अ ग्लास ऑफ बियर इवन फॉर ऑफिस वर्क. Now for us it is out of the culture. We'll say, "Arey, for office work also he is going to offer beer." So that's the culture there. But that may not be the culture here. So when you are working in a company और आप किसी अलग कंट्री में जाते हो तो आपको थोड़ा ब्रीफ दिया जाता है कि उस कंट्री का कल्चर कैसे है. फिर आपको आसानी होगी वहां पे काम करने में. नहीं तो वहां का कल्चर समझते समझते आपको दिक्कत आ जाती है. समवेयर पीपल wind up offices by US and all, they'll finish by 6 o'clock, they'll have dinner by 6 o'clock, they have very early dinner there. So you will go there and you will get a cultural shock and you'll be like अच्छा ऐसा होता है. तो इसलिए आपको अगर कहीं प्रोजेक्ट के लिए जिस कंट्री में जाना है आपको उसके कल्चर और वहां के तौर तरीके बताए जाते हैं. आपको सर्च करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा अच्छा इस टाइप का सिस्टम है वहां पे. सो आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली बिकॉज वहां पे जो लोग रहते हैं वो उस हिसाब से काम करेंगे. आप नहीं बोल सकते आज 12 बजे तक रात को काम करना है. हम यहाँ से 8:30-9 को ऑफिस जाएंगे, हम बाद में डिनर करेंगे. इंडिया में वो अलग बात है, वहां वैसा कल्चर नहीं है. समटाइम्स सम थिंग्स आर गुड, दे हैव अ वेरी गुड वर्क एंड लाइफ बैलेंस, पर्सनल लाइफ और वर्क बैलेंस उनका बहुत अच्छे से लाइफ बैलेंस किया जाता है. यहाँ पे कभी कभी आप बहुत ज्यादा काम करते हो और आपको अपने खुद के लिए या फैमिली लाइफ के लिए इतना टाइम नहीं मिलता. बट ठीक है, हर कंट्री का ये कल्चर है. ठीक है. कल्चरल बैरियर, ये क्या हुआ? कल्चरल बैरियर. अचानक से आप इंडिया से आपकी पोस्टिंग यूएस में चली गई, सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कल्चर ऑल्सो. ठीक है. सो राइट डाउन कल्चरल बैरियर. अंडरस्टैंडिंग
different cultures of different regions, countries, हाँ देखो लाइव स्ट्रीमिंग को मिल गए ना नोट्स। साहिल जैन, बट मैम ये बैरियर कैसे हुआ? प्रॉब्लम आती है, थोड़ी दिक्कत होती है कम्युनिकेशन में, तो इसके लिए आपको एक दूसरे का कल्चर समझना है, ठीक है? साहिल समझा क्या? देखो दिक्कत तो होगी ना, कल्चर अलग होगा तो समझने में दिक्कत होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चर। सो ओके, आई विल रिपीट। अंडरस्टैंडिंग, व्हाट डिड आई से? हाँ, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कल्चर्स of different regions and countries, understanding cultures, different cultures of different regions and countries is necessary, is necessary is necessary for good communication, is necessary for good communication. Difference in cultures, difference in cultures may cause difficulties in communication. Difference in cultures may cause difficulties in communication. प्लीज कोई लिख के भेजेगा, क्योंकि मेरे पास सेंटेंस नहीं है रिपीट। मैंने तो ऑन द स्पॉट सेंटेंस फ्रेम किया, तो लाइव स्ट्रीमिंग में किसी को रिपीट करवाना है तो प्लीज आप कोई भेज दीजिए ना टाइप करके। एक बार ग्रुप बन गया तो आप फोटो भेज सकते हैं एक दूसरे को, है ना? ओके, सो कल्चरल बैरियर में हमने क्या लिखा? कैन समबडी शो मी द बुक, आई विल जस्ट रीड इट आउट। बुक दिखाओ ना एक मिनट किसी की। बुक मांगा है, इतना कुछ ये नहीं है, डरने का नहीं उसमें, बिंदास देने का। मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है वैसा है, मैंने क्या लिखा है बिंदास दो, क्या होता है उसमें? कल्चरल बैरियर, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कल्चर्स ऑफ डिफरेंट रीजन एंड कंट्रीज नेसेसरी फॉर गुड कम्युनिकेशन। डिफरेंस इन कल्चर मे कॉज डिफिकल्टीज इन कम्युनिकेशन। यस अथर्व, ऑल द बेस्ट फॉर योर टैक्स पेपर। ओके, हो गया कल्चरल बैरियर। आपको पता है क्या यहाँ कैसे दिया है? अलग अलग रिलीजन्स में भी अलग कल्चर होता है, और सिंबल्स वर्ड जो आप यूज करते हैं अलग अलग होता है। इनफैक्ट उन्होंने बोला पता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी अलग कल्चर होता है। वन डिपार्टमेंट में हैव अ डिफरेंट कल्चर, अनदर डिपार्टमेंट विल हैव अ डिफरेंट कल्चर। सो इट्स वेरी नेसेसरी फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द कल्चर एंड देन यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ योर पीपल ओवर देयर। समझ में आ गया? यस, तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर, है ना? तो इसके आगे का कौन सा पार्ट है? एक मिनट। हाँ, इमोशनल, एटीट्यूड, परसेप्शन एंड physiological technology. So we have these four. तो another I think 2 days I'll finish the chapter of communication. थोड़ा सा यहाँ case study वगैरह है, इसलिए I'm leaving you a little early because I have today students are having tax paper 2 बजे है, so I better be in time in office. I just have to see a few messages and अगर किसी की कोई difficulties होगी तो okay. Yes, so I will see you tomorrow. आज के लेक्चर में किसी को कोई बैरियर या ऑब्स्टिकल? हाँ, एनीथिंग इज ओके। एग्जाम में आप पैराग्राफ भी यूज कर सकते हो, पॉइंटर्स भी, बट अगर आपको स्पेसिफिकली बोलना है फॉलोइंग अदर रीजंस तो पॉइंटर्स में दिया तो ज्यादा अच्छा है। गिविंग पॉइंटर्स इज मोर, या इट्स बेटर फॉर यू ऑल, इट विल गिव यू मार्क्स एंड द प्रेजेंटेशन ऑल्सो लुक्स बेटर। ठीक है? यस, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई विल सी यू टुमारो, राइट? यस, तो इडियम्स देखते रहना, ये कम्युनिकेशन थोड़ा सा आप रिवाइज करते रहना। सो बाय बाय टू माय लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो, सी यू टुमारो, थैंक यू। वैसे भी आपका भी क्लास भी स्टार्ट हो ही जाएगा ना, आनंद सर का थोड़ा।